सन्नी को पूरा यकीन था कि उसकी छाया केवल एक मूक अनुयायी नहीं है। आखिरकार स्पेल ने इसे एक अनमोल सहायक बताया था। अब ये उसी पर निर्भर था कि वो कैसे इस शैडो कंट्रोल क्षमता का पूरा लाभ उठाए। एस्पेक्ट से जुड़ी दूसरी बातों की तरह इसमें भी उसके भीतर एक अवचेतन समझ छिपी थी, या तो स्पेल की दी हुई या हर अवेकेंड के भीतर जन्मजात। सन्नी को बस इस समझ को महसूस करके इसे अभ्यास में लाना था। धीरे धीरे उसने छाया को साधारण गतियां करने का आदेश दिया। हर बार वो इसे और अच्छे से समझने लगा। जल्द ही ये उतना ही स्वाभाविक हो गया जितना सांस लेना या चलना। अब छाया उसके शरीर का ही हिस्सा लगने लगी थी। फिर सन्नी ने एक नया आदेश दिया और छाया उसके जूतों की तलहटी से अलग हो गई, कमरे के दूसरे कोने तक चलकर पहुंची और वहीं खड़ी हो गई, हल्की सी चिढ़ाती सी मुस्कान लिए। अब सन्नी अपनी ही छाया के बिना था। ये तो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, उसने हंसते हुए सोचा। वैसे भी स्पेल से जुड़ी कोई भी चीज विज्ञान के नियमों में नहीं आती। जैसे ही छाया दूर गई, सन्नी के दिमाग में एक अजीब सी खींचतान महसूस हुई। उसकी चेतना दो भागों में बंट गई थी, एक उसका शरीर और दूसरा उसकी छाया। थोड़ी कोशिश के बाद वो दूसरी चेतना पर केंद्रित हो गया और उसकी नजर धुंधली हो गई। वाओ! उसने चौंक कर कहा। वाओ! छाया ने कमरे के दूसरे कोने से सुना। अब उसके दिमाग में दो दृश्य थे, एक दरवाजा जिसके सामने एक उदास छाया खड़ी थी और दूसरा एक पीला सा युवक जो कुर्सी पर बैठा आंखें फाड़े हक्का बक्का। वो मैं हूं! उसने हाथ हिलाया और उसी समय उस युवक ने भी हाथ हिलाया। मैं अपनी छाया के जरिए दुनिया को देख सकता हूं? वो कुछ देर बैठा सोचता रहा। ये क्षमता तो कई संभावनाओं के द्वार खोल देती है। चाइल्ड ऑफ शैडोज के कारण वो अंधेरे में देख और चल सकता था, और अब शैडो कंट्रोल से वो चुपके से अपनी छाया को स्काउट बनाकर भेज सकता था। वो तो एक परफेक्ट जासूस बन सकता है। लेकिन उसने तुरंत खुद को टोका। इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान है। नेफिस के हॉस्टल की ओर देखते ही कुछ शरारती कल्पनाएं उसके दिमाग में आने लगीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि शायद नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल मत सोचना। थोड़ा अफसोस भरी सांस लेते हुए सन्नी ने अपनी छाया को एक स्लीपर की परछाई में छिपा दिया और उसके साथ लिफ्ट की ओर बढ़ा। कुछ समय बाद सन्नी की छाया एक बड़े से डोजो के कोने में छिपी थी। वहां इंस्ट्रक्टर रॉक सभी स्लीपर्स को शुरुआती लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहे थे। इस अभ्यास में सबको अपनी ताकत से एक प्लेट पर मुक्का मारना था, जो उनकी ताकत को स्कोर में बदलती थी। ज्यादातर लोग 10 से 14 के बीच में स्कोर कर रहे थे। जिनकी एस्पेक्ट्स ताकत बढ़ाती थीं, वो 15-16 तक पहुंच पा रहे थे। मैं शायद 10 या 11 तक पहुंच पाऊंगा, सन्नी ने बोरियत से सोचा। फिर अचानक उसकी नजर नेफिस पर पड़ी, सबसे ज्यादा रेटेड स्लीपर। नेफिस ने बिना ज्यादा तैयारी किए एक सटीक और ताकतवर मुक्का मारा। मशीन पर स्कोर आया 16। सन्नी थोड़ा निराश हुआ। बस इतना ही, मैंने और उम्मीद की थी। अब केवल कैस्टर बचा था। उसका मुक्का इतना तेज था कि कोई देख भी नहीं पाया। मशीन थोड़ी देर तक कांपती रही। स्कोर आया 21। पूरे कमरे में सन्नाटा। इंस्ट्रक्टर रॉक मुस्कुराए। बुरा नहीं, अब स्पारिंग शुरू करते हैं। नेफिस सबसे पहले रिंग में आई। उसके सामने एक विशालकाय मसल्स वाला स्लीपर आया। जिसका पीठ जमीन से टच करे या रिंग से बाहर जाए, वही हारेगा। कोई भी तकनीक या शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। शो शुरू, सन्नी मुस्कुराया। वो बड़ा लड़का आगे बढ़ा, एक भयंकर किक मारी और 1 सेकंड बाद जमीन पर पड़ा था। नेफिस ने अपनी स्थिति भी नहीं बदली थी। फिर जो हुआ वो एक तरफा तबाही थी। नेफिस ने एक के बाद एक हर एक को गिरा दिया। वो ना तेज थी ना भारी, लेकिन उसका हर मूव सटीक, शांत और परफेक्ट था। क्या वो इंसान भी है? सन्नी सोचने लगा, थोड़े डर के साथ। अगर ये लड़की मेरी दुश्मन बन गई तो? बेहतर होगा भाग लो, या फिर इसे नाराज ही मत करो। आखिर सूरज भी तो एक तारा है और छायाएं कभी रोशनी से नहीं जीतती। अंत में फिर से कैस्टर ही बाकी रह गया, लेकिन वो आत्मविश्वास से भरा था। उसने नेफिस को देखा, झुका और बोला, लेडी नेफिस, अगर कुछ गलत कर बैठूं तो क्षमा कीजिएगा। अब ये क्या करने वाला है? और उसी पल सन्नी की आंखें हैरानी से खुल गईं।